चलिए आइए बाबू, क्लास 12 उप सह संयोजक यौगिक के बारे में हम कल एक बेसिक क्लास लिए थे। आज उस क्लास बेसिक क्लास का दूसरा दिन है। कल कुछ चीजें रह गई थी, आइए उसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। इससे पहले कल हम लोग क्या क्या चीजों को रिवाइज पढ़े थे उसको एक बार फास्ट रिवाइज करते हैं। जैसे बाबू कल हमने क्या पढ़ा था, K4FeCN6। हम क्या आपको बताए थे कि सारा जो भाग है ये क्या कहलाता है, उप सहसंयोजक यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है, उप सहसंयोजक यौगिक कहलाता है। उसके बाद हम क्या पढ़े थे कि यहां से लेकर यहां तक का क्या कहलाता है भाग बाबू, उप सहसंयोजक परिसर कहलाता है। क्या कहलाता है, उप सहसंयोजक परिसर। और क्या सीख रहे थे बाबू, यहां से लेकर यहां तक का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, आयनिक परिसर। क्या कहलाता है, आयनिक परिसर। और जो धातु परमाणु लिगेंड द्वारा घिरे होते हैं उनको क्या कहते हैं, सेंट्रल एटम यानी केंद्रीय धातु परमाणु। क्या कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु। और केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो परमाणु जुड़ा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड। क्या कहते हैं, लिगेंड। ये सब छोटी छोटी चीजें हम कल क्या किए थे, आपको एक्सप्लेन किए थे। ये सारा भाग क्या कहलाएगा, तो उप सहसंयोजक यौगिक कहलाएगा। जो बड़े कोष्ठक के अंदर रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उप सहसंयोजक परिसर कहेंगे। जो बड़े कोष्ठक के जस्ट बाहर होता है उसको क्या कहते हैं, आयनिक परिसर। जो लिगेंड द्वारा चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं वो धातु क्या कहलाता है, केंद्रीय धातु परमाणु। और इसके जस्ट बगल में ये क्या कहलाता है, लिगेंड कहलाता है। कल हम इन्हीं बातों को क्या किए थे, डिस्कस किए थे। चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं बेसिक क्लास को, क्लास नंबर 2 में। देखिए आगे जो है लिगेंड के संख्या, लिगेंड के संख्या के आधार पर, लिगेंड के संख्या के आधार पर देखिए क्या होगा ना, कि जैसे मान लीजिए कि NH3 मान लीजिए कि लिगेंड है, तो कभी 2 आ जाएगा, कभी 3 आ जाएगा, कभी 4 आ जाएगा, कभी 5 आ जाएगा। तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। तो इनके लिए केमिस्ट्री की भाषा में हम ना 2 कहेंगे, ना 3 कहेंगे, ना 4 कहेंगे, ना 5 कहेंगे। ये तो गणित की भाषा में इनको बोलते हैं। केमिस्ट्री की भाषा में और खासकर इनऑर्गेनिक की भाषा में हम इसको क्या बोलेंगे, तो इसको आप यहाँ पर देखिए संख्या हमारी क्या होती है बाबू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 को केमिस्ट्री की भाषा में हम लोग क्या बोलेंगे, खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको क्या बोलेंगे, मोनो। 2 को क्या बोलेंगे, डाई। 3 को क्या बोलेंगे, ट्राई। 4 को क्या बोलेंगे, टेट्रा। 5 को क्या बोलेंगे, पेंटा। 6 को क्या बोलेंगे, हेक्सा। 7 को क्या बोलेंगे, हेप्टा। 8 को क्या बोलेंगे, ऑक्टा। 9 को क्या बोलेंगे, नैनो। और 10 को क्या बोलेंगे, डेटा। क्योंकि केमिस्ट्री में भी ना 1 2 को 2 भागों में बांटा गया है। फिर इनऑर्गेनिक में मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नैनो, डेका बोलते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनका नाम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनका नाम क्या हो जाता है, चेंज होता है। इसको आप पढ़े होंगे, इसको मेथ, एथ, प्रूफ, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनका नाम क्या हो जाएगा, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नैनो, डेका। ये क्या है, लिगेंड। जब आएंगे तो उस लिगेंड के नीचे 2 लिखा रहेगा तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, डाई लिखोगे। 3 लिखा रहेगा तो क्या लिखोगे, ट्राई लिखोगे। 4 लिखा रहेगा तो क्या लिखोगे, टेट्रा। 5 लिखा रहेगा तो क्या लिखेंगे, पेंटा। और 6 लिखा रहेगा तो क्या लिखेंगे, हेक्सा लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वाला जो भाग है हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से। दाता परमाणु की संख्या के आधार पर, दाता परमाणु की संख्या के आधार पर, दाता परमाणु की संख्या के आधार पर क्या है, पहला वाला है एक दंतुक लिगेंड।
एक दंतुक लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड जिसमें एक दाता परमाणु है। जैसे हमने क्या लिखा, H2O, क्या लिखा है बाबू, H2O। अब H2O हम लिखे हैं तो इसमें एक दाता परमाणु है, कौन है, ऑक्सीजन है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन बॉन्ड बना चुका है और उसके पास आप देखोगे तो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बचे हुए होते हैं। ये ऑक्सीजन जो है ना अपना दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकता है, दे सकता है। तो जब कोई एटम, जब कोई परमाणु अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो उस एटम, उस अणु के साथ ये उपसहसंयोजक बंध बनाता है। कौन सा बंध बनाता है, उपसहसंयोजक बंध बनाता है। तो H2O में कौन कौन दाता परमाणु है, तो ऑक्सीजन है। क्यों, क्योंकि इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को किसी को दे सकता है और जिसको देगा उसके बीच में, उस ऑक्सीजन और जिस एलिमेंट को देगा उनके बीच में जो बंध बनेगा उस बंध का नाम क्या होगा, उपसहसंयोजक बंध। और ये उपसहसंयोजक बंध का क्या होता है, सिंबल होता है तीर होगा। ठीक है, तो बस आपको बेसिक जानकारी ये रखनी है ना कि H2O में ऑक्सीजन दाता परमाणु है और एक दंतुक परमाणु का मतलब क्या है, एक दंतुक में, एक दंतुक लिगेंड में जो है एक दाता परमाणु होंगे। कितने दाता परमाणु होंगे, एक दाता परमाणु। H2O का नाम क्या बताए थे हम आपको पिछली क्लास में, एक बार NH3 में अमोनिया जो है दाता परमाणु का काम करेगा, एक ही दाता परमाणु है जिसका नाम क्या लिखेंगे, एमीन CO। इसका नाम क्या हम आपको बताए थे, कार्बोनिल, ये भी एक दंतुक लिगेंड है, कार्बोनिल। उसके बाद NH2 माइनस, एमिनो, ये सब एक दंतुक लिगेंड है। Cl माइनस क्लोराइडो, क्लोराइडो। Br माइनस का नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमाइडो। F माइनस का नाम क्या हो जाएगा, फ्लोराइडो। SO4 माइनस 2 का नाम क्या हो जाएगा, सल्फेटो, सल्फेटो। NO2 माइनस का नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रो। ONO का नाम क्या हो जाएगा, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। आप इतना नोट करिए, फिर इसको हम रब करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। एक दंतुक लिगेंड के बाद दूसरा हमारा है द्विदंतुक लिगेंड। द्विदंतुक लिगेंड। अब द्विदंतुक लिगेंड में क्या होगा, इसमें 2 दाता परमाणु आएंगे। कितने दाता परमाणु आएंगे, 2 दाता परमाणु आएंगे। जैसे NH2 CH2 CH2 और NH2। आपको पिछली क्लास में बताए थे बाबू, इंपॉर्टेंट नाम, इसमें 2 दाता परमाणु आए हैं। ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये द्विदंतुक लिगेंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, द्विदंतुक लिगेंड। द्विदंतुक लिगेंड का मतलब क्या होता है, तो द्विदंतुक लिगेंड का मतलब होता है इसमें कितने दाता परमाणु आएंगे, 2 दाता परमाणु आएंगे। तो इसका नाम आपको पिछली क्लास में बताए थे, क्या नाम है, इथाइलिन, इथाइलिन डाई एमीन। और पेपर में आपको बताए थे कि कैसे नाम लिखना है, इसका शॉर्ट नाम क्या होता है, स्मॉल ई और स्मॉल एन। ई एन से ऐसे आएगा तो आपको समझ जाना है कि ये इथाइलिन डाई एमीन है, इथाइलिन डाई एमीन है। द्विदंतुक लिगेंड में C2O4 माइनस 2 माइनस होता है, ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो, ये भी द्विदंतुक लिगेंड है। कार्बोनेटो CO3 माइनस, कार्बो नेटो, ये भी कौन सा लिगेंड है, तो द्विदंतुक लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है, द्विदंतुक लिगेंड है। इसको आपको ध्यान रखना है। एक दंतुक लिगेंड में एक दाता परमाणु होंगे, द्विदंतुक लिगेंड में 2 दाता परमाणु होंगे। ठीक है, चलिए आप इतना नोट करिए। थर्ड वाला जो है भाग बाबू, बहुदंतुक लिगेंड। कौन है, बहुदंतुक लिगेंड। इसमें 2 से अधिक लिगेंड आते हैं। इसमें कितने, 2 से अधिक क्या आते हैं, लिगेंड आते हैं। जैसे NH2
CH2 CH2 NH CH2 CH2 and NH2। इसमें आप देखोगे ना तो दो से अधिक दाता परमाणु आएंगे। एक दंतुक लिगेंड में एक दाता परमाणु, द्विदंतुक लिगेंड में दो दाता परमाणु और बहुदंतुक लिगेंड में दो से अधिक क्या होते हैं, दाता परमाणु होते हैं। दो से अधिक क्या होते हैं, दाता परमाणु। तो आपको इसमें कितने दाता परमाणु दिखाई दे रहे हैं, 3। तो बहुदंतुक लिगेंड में दो से अधिक क्या होते हैं, दाता परमाणु होते हैं। तो इसमें कितने आए हैं, 3 आए हैं। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो यहां से लेकर इथाइलिन कितनी बार आएगा, 2 बार। तो नाम क्या लिखेंगे, डाई इथाइलिन, इथाइलिन। और एमीन कितनी बार आया है, 3 बार। तो क्या लिखेंगे, ट्राई एमीन, ट्राई एमीन। ठीक है, उसके बाद जो है एक और एग्जांपल है इसका, जैसे मान लीजिए मैंने दूसरा वाला एग्जांपल, बहुदंतुक लिगेंड में एक होता है उभयदंतुक लिगेंड। एक क्या होता है, उभयदंतुक लिगेंड। ये 4th है, उभयदंतुक लिगेंड। उभयदंतुक लिगेंड क्या होते हैं, होते तो एक ही हैं, मतलब इसमें 2 दाता परमाणु होते हैं, एक ही में 2 दाता परमाणु होते हैं। जैसे NO2- है, इसमें 2 दाता परमाणु, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। और इसको आप बहुदंतुक लिगेंड में इसको लिखने का तरीका, एक तो NO2- हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, ONO-। ठीक है, NO2- लिखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रो। और ONO लिखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्राइल। उसी तरीके से दूसरा वाला एग्जांपल क्या है, CN-। दूसरा वाला एग्जांपल क्या है, CN-। इसमें भी 2 दाता परमाणु है। तो CN जब माइनस नाम रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, साइनो। क्या बोलेंगे, साइनो। और ये NC रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, आइसोसाइन। क्या बोलेंगे, आइसोसाइन। बस ये छोटी छोटी बेसिक चीजें आपको क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। एक दंतुक लिगेंड में एक दाता परमाणु, द्विदंतुक लिगेंड में 2 दाता परमाणु, बहुदंतुक लिगेंड में 2 से अधिक दाता परमाणु और उभयदंतुक लिगेंड का नाम आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, NO2- और CN-। इसका ये 2 भाग होता है, इसका ये 2 भाग होता है। जब NO2- होता है तो इसको नाइट्रो बोलते हैं, ये जब ऐसे आता है तो नाइट्राइटो बोलते हैं, इसको साइनो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आइसोसाइनो बोलते हैं। चलिए ठीक है, चलिए इतना नोट करिए आप। देखिए, जो पिछले क्लास में हम आपको पढ़ाए थे और इस क्लास में थोड़ा सा बेसिक क्लास का इंट्रोडक्शन दिए हैं, आप उन दोनों का नोट्स बनाइए। और नोट्स बनाने के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हम लिखवाए हैं कि ये चीज कम से कम कंपलसरी होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। जैसे किसके ऊपर कितना आवेश होता है, किसका क्या नाम होता है, लिगेंड कौन होता है, केंद्रीय धातु परमाणु कौन होता है, आयनिक परिसर कौन होता है, उप संयोजक परिसर कौन होता है, इन सारी चीजों की आपको पहचान करने आनी चाहिए। तो IUPAC लिखने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए, डायरेक्ट अगर हम IUPAC शुरू करते, डायरेक्ट बताते तो उसका कोई अर्थ ना रह जाता है। इसीलिए मैंने थोड़ा सा बेसिक क्लास लिया है ताकि उसमें चीजों को आपको पहचानना आ जाए। और यकीन मानिए कि जब हम IUPAC का प्रैक्टिस कराना आपको शुरू करेंगे तो आप खुद यकीन मानिए कि आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं आएगा। हम बोर्ड का भी क्वेश्चन पहले आपको बताएं कि लेंगे, उसमें नीट और JEE मेंस के भी क्वेश्चन को क्या करेंगे, शामिल करेंगे। तो आपको उस प्रैक्टिस में थोड़ा भी दिक्कत नहीं आएगा। बस ध्यान आपको ये रखना है कि जितना हम पढ़ा रहे हैं उसको नोट्स बनाइए और उस नोट्स पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको स्टार मार्क करके उसको अपने कॉपी में रख के उसको क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, उप सहसंयोजक, उप सहसंयोजक यौगिकों का नामकरण। खूब आराम से समझिए, कोई जरूरी नहीं है। उप सहसंयोजक यौगिकों का नामकरण, इसमें पहला वाला भाग जो है आयनों का नामकरण। किसका, आयनों का नामकरण। आयनों का नामकरण कैसे करते हैं, क्या करते हैं, जैसे देखिए 2 भाग आपको हम दिखा रहे हैं बाबू। अब 2 भाग में कंप्लीट
समझ पाओगे कि कहना क्या चाहते हैं। जैसे देखिए पहला वाला एग्जांपल K4FiCN6, K4FiCN6, और दूसरा वाला यहाँ मैंने लिखा AgNH3 का होल ट्वाइस एंड यहाँ क्या लिख दिया, क्लोरीन लिख दिया। और बारीकी से खूब आराम से इसको समझिएगा, यही बच्चे गलती करते हैं। जो बाबू देखिए ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, फिर इसमें ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा राइट हैंड है। तो जो आपको चीज यहाँ लेफ्ट हैंड पर दिखाई दे रही है, जो यहाँ पर राइट हैंड पर दिखाई दे रही है, जो यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड पर दिखाई दे रही है, जो यहाँ पर राइट हैंड पर क्या कर रही है, दिखाई दे रही है। तो जो लेफ्ट साइड में मैंने जो लिखा है ये हमेशा क्या होगा, धनायन होगा। क्या होगा, धनायन होगा। और इसके जस्ट बगल में ये क्या होगा, ऋणायन होगा। अब बच्चों की आदत क्या होती है, उनके मन में घूमता रहता है कि जो कोष्टक में लिखे हैं यही ऋणायन होता है, जबकि ऐसा नहीं है। जब ये लेफ्ट साइड में देखिए, यहाँ पर ये राइट साइड में है और यही वाला भाग उठकर यहाँ किस साइड में चला गया है, लेफ्ट साइड में चला गया है, और यहाँ वाला भाग उठकर कहाँ चला गया है, राइट साइड में चला गया है। तो बच्चों के अंदर ये जो गलतफहमी होती है कि यहाँ वाला भाग तो ऋणायन होता है, तो उनके माइंड में हमेशा ऋणायन का ही व्यू सेट रहता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। इस वाले भाग को ही हमेशा क्या कहेंगे, धनायन कहेंगे, और इस वाले भाग को हमेशा क्या कहेंगे, ऋणायन कहेंगे। अब ये कोष्टक उठकर लेफ्ट साइड में चला गया, तो अब ये क्या बन गया, धनायन बन गया। क्या बन गया, धनायन बन गया, और ये क्या बन गया, ऋणायन बन गया। तो ये गलतफहमी नहीं रखना है कि जो इधर कोष्टक में जो लिखा गया है वो ऑलरेडी जो है ऋणायन का ही काम करेगा, नहीं। जब वो इधर आ जाएगा तो किसका काम करेगा, धनायन का काम करेगा, और जब ये इधर चला जाएगा तो ये किसका काम करेगा, ऋणायन का काम करेगा। ठीक है, तो इसको आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो फिर सारा आईयूपीएससी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट यहाँ ध्यान रखिएगा कि आईयूपीएससी लिखते समय हमेशा पहले धनायन का नाम और प्लस किसका नाम लिखते हैं, ऋणायन का नाम। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे बाबू, धनायन का नाम लिखेंगे, उसके बाद किसका नाम लिखेंगे, ऋणायन का नाम लिखेंगे। ठीक ना। अब चलिए अगला वाला पॉइंट है उप सहसंयोजक परिसर का नामकरण। उप सहसंयोजक परिसर का नामकरण, इसमें तीन चीज आपको ध्यान रखनी है, तीन पॉइंट बेसिक ध्यान रखना है। ठीक है, और उप सहसंयोजक परिसर के बारे में हम आपको बताए थे कि जो कोष्टक में लिखा होता है ना, वही क्या होता है, उप सहसंयोजक परिसर होता है। जो बड़े कोष्टक में लिखा रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उप सहसंयोजक परिसर। और उप सहसंयोजक परिसर का नामकरण कैसे लिखते हैं, तो देखिए सर्वप्रथम लिगेंड का नाम, सर्वप्रथम लिगेंड का नाम ABCD, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के ABCD के क्रमानुसार। ठीक है, सर्वप्रथम लिगेंड का नाम ABCD के क्रमानुसार। ABCD के क्रमानुसार का मतलब क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में A और B में पहले क्या आता है, A, तो सबसे पहले A वाले का नाम लिखेंगे, फिर B वाले का नाम लिखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में A और C आ गया, मान लीजिए लिगेंड A नाम का आ गया और C नाम का आ गया, तो अंग्रेजी वर्णमाला में A पहले आता है कि C पहले आता है, तो A पहले आता है, तो सबसे पहले A नाम वाले को पहले लिखेंगे, C नाम वाले को क्या लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का छोटे कोष्टक में, ये इंपॉर्टेंट है बाबू, छोटे कोष्टक में रोमन
रोमन पद्धति में ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं, ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। मतलब जो भी सेंट्रल एटम होगा ना उसका छोटे कोष्ठक में रोमन पद्धति का मतलब क्या है, ऐसे आप लिखते हैं रोमन पद्धति में 1 2 3 4, ये सब क्या है, रोमन पद्धति है। तो जो सेंट्रल एटम होगा उसका ऑक्सीडेशन संख्या पहले निकालेंगे और उस ऑक्सीडेशन संख्या को आप ऐसे 1 2 3 ऐसे नहीं लिखोगे, आप उसका जो भी आ गया, जैसे 3 आ गया तो 3 को ऐसे नहीं लिखोगे, 3 को किस संख्या में लिखोगे, रोमन संख्या में लिखोगे। किस संख्या में, कैसे लिखोगे, रोमन संख्या में। तो 3 पॉइंट ध्यान रखना है, उप सहसेलुलर परिसर का नामकरण में 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम लिगेंड का नाम ABCD के क्रमानुसार, सर्वप्रथम लिगेंड का नाम ABCD के क्रमानुसार लिखना है। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं, जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा उसका नाम लिखते हैं। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का छोटे कोष्ठक में रोमन पद्धति में उसका ऑक्सीडेशन संख्या निकाल कर क्या करते हैं, लिखते हैं। ये 3 बेसिक चीज आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। और IUPAC लिखने में सबसे पहले धनायन का नाम लिखा जाता है और फिर क्या लिखा जाता है, ऋणायन का नाम लिखा जाता है। और आपको पहले ही बता दिए कि लेफ्ट वाला भाग क्या होता है, धनायन होता है, और राइट वाला भाग क्या होता है, ऋणायन होता है। कोष्ठक से लेना देना नहीं है, कोष्ठक तो कभी लेफ्ट में जाएगा कभी राइट में जाएगा। तो इसको हमेशा ध्यान रखना है कि जो लेफ्ट हैंड में होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, जो राइट हैंड में होगा वो आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, चलिए इतना आपको बेसिक क्या होना चाहिए, जानकारी में इन तीनों पॉइंट को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इतना नोट करिए, फिर आगे करते हैं। कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, अभी एग्जाम्पल तो बहुत सारे करेंगे, बट उप सहसेलुलर परिसर पर छोटा सा एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं ताकि कुछ चीजें हल्का हल्का माइंड में चीजें जाए। अभी आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अभी हम आपको IUPAC का प्रैक्टिस नहीं करा रहे हैं, बस उप सहसेलुलर परिसर का नाम लिखना सिखा रहे हैं। जो हमने पढ़ाया है उसको कैसे रिलेट किया जाता है, कैसे उसका क्या लिखा जाता है, नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका नाम लिखते हैं, अच्छे करते हैं। चलिए अब सुनिए, उप सहसेलुलर परिसर का नाम लिखते समय मैंने क्या बताया कि 3 चीजों को आपको ध्यान रखना है। पहला क्या है कि सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखना है ABCD के क्रमानुसार। तो बाबू आपको इसमें लिगेंड कितने दिखाई दे रहे हैं, एक ही लिगेंड दिखाई दे रहा है, NH3 एक ही लिगेंड है। तो इसमें 2 लिगेंड तो है नहीं कि आप डिफरेंस करोगे कि इसका नाम, मान लीजिए इसका नाम एमीन है। और हमेशा ध्यान रखिएगा IUPAC लिखते समय जो हिंदी में लिखा जाता है उसकी प्राथमिकता नहीं दी जाती। जो इंग्लिश वर्ड में नाम होता है, जैसे एमीन का पहला लेटर क्या होता है, A होता है, तो जो अंग्रेजी वर्ड होता है ना उसको प्राथमिकता देते हैं, हिंदी वाले को ज्यादा प्राथमिकता नहीं देते हैं। तो इस चीज को भी आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब इसमें लिगेंड तो एक ही है और वो भी A नाम से है, तो A नाम से है तो इसमें तो आप डिफरेंस कर ही नहीं सकते। 2 लिगेंड आया रहता तब ना, आप मान लीजिए एक लिगेंड आ जाता A नाम से, दूसरा आ जाता C नाम से, तो अब इन दोनों में डिफरेंस करते हैं कि पहले A वाले को लिखना है फिर C वाले को लिखना है। इसमें लिगेंड ही जब एक है तब इसमें तो कोई डिफरेंस करने की जरूरत नहीं। तो देखिए सबसे पहले लिगेंड का क्या लिखते हैं, नाम लिखते हैं, वो भी कैसे, ABCD के क्रमानुसार। तो इसमें लिगेंड एक ही है। अब देखिए सुनिए, लिगेंड का नाम लिखते समय हमेशा ध्यान रखते हैं लिगेंड के जस्ट बगल में कौन सी, यहाँ पर ये लिगेंड कितने हैं, 6 हैं, तो इसमें 6 है। तो 6 को आप, मैं अभी सिख रहा था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 6 को क्या लिखते हैं, हेक्सा। इसके लिए आप क्या लिखोगे बाबू, हेक्सा। खूब आराम से समझिए। अभी हम प्रैक्टिस नहीं करा रहे, बस छोटी छोटी एग्जांपल सिखा रहे हैं ताकि कुछ चीजें रिलेट हो। आगे जब एग्जांपल कराना शुरू करेंगे तो उसमें आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं आएगा। इसको क्या लिखेंगे, हेक्सा। इस लिगेंड का नाम अभी हम आपको लिखवाएं, उदासीन लिगेंड होता है तो इसका नाम क्या होता है, एमीन। इसका क्या लिख दिए, हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन। उसके बाद उसमें हम क्या लिखवाएं कि उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। इसके जस्ट बगल में जो है ये क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु। और केंद्रीय धातु परमाणु कौन होता है, जो लिगेंड से चारों तरफ से क्या होता है, घिरा होता है। ये क्या है आपका सेंट्रल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु। और उस केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना है। अब केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, कोबाल्ट। क्या है, कोबाल्ट। ठीक, और उसके बाद हम क्या सीख रहे हैं, ऑक्सीडेशन संख्या निकालकर इसमें रोमन संख्या में लिखना है। और उसके बाद एक चीज इंपॉर्टेंट आपको बता रहे हैं कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई या प्लस है या माइनस है, प्लस है या
माइनस आए, तो आपको जस्ट कोष्टक के बाद क्या लिख देना है, आयन लिख देना है। अगर यहाँ मान लीजिए कोई प्लस माइनस ना है तब यहाँ आयन नहीं लिखना है। जब इस कोष्टक के ऊपर प्लस या माइनस आ जाए तो आपको क्या लिख देना है, आयन लिख देना। अब कुछ भी ना है तो आयन नहीं लिखना। अब इस छोटे कोष्टक में हमको ऑक्सीडेशन संख्या लिखना है। ऑक्सीडेशन संख्या निकालने का हम यहाँ पर आपको तरीका बता रहे हैं, आप यहाँ ध्यान से देखिए। ये कोबाल्ट है, ये NH3 है और क्या है, ये होल 6 है और इसके ऊपर कितना चार्ज है, +1। ऑक्सीडेशन संख्या कैसे निकाला जाता है, तो हमेशा सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन संख्या निकलता है और उसी को रोमन संख्या में लिखा जाता है। तो जिसका ऑक्सीडेशन संख्या हमको लिखना है उसको क्या मानेंगे, x मानेंगे। उसको क्या मानेंगे, x मानेंगे। इसके जस्ट बगल में जाएंगे तो यहाँ क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। इसके नीचे कौन सी संख्या 6 है तो क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब NH3 तो उदासीन होता है, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा बाबू, 0 होगा। अब सिंपल चीज ध्यान रखना है, बराबर इस कोष्टक के ऊपर जो लिखा हो, +2 लिखा हो, +1 लिखा हो, +3 लिखा हो, +4 लिखा हो, आपको एज इट इज बाहर बराबर के उस साइड लिख देना है। अगर यहाँ -2 होता तो -2, -3 होता तो -3, -1 होता तो -1, जो होता आपको एज इट लिख देना। अगर कुछ ना होता तो बराबर में क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ये ऑक्सीडेशन निकालने का बेस्ट अप्रोच होता है। अब देखिए x, ये तो फाइनली कटकर 0 हो गया, तो x बराबर ऑक्सीडेशन संख्या फाइनली कितना आ गया, +2 आ गया। अब इसी 2 को हम यहाँ क्या लिख देंगे, रोमन संख्या में लिख देंगे। कैसे, रोमन संख्या। ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया एक उप सहसंयोजक परिसर का IUPAC नाम, जो सिंपल तरीके से हम यहाँ पर बताया। ठीक है, ऑक्सीडेशन संख्या जिसका निकालना सेंट्रल एटम का निकलेगा तो उसको हमेशा क्या मानोगे, x मानोगे। यहाँ से यहाँ जाओगे, बीच में क्या लगाओगे, प्लस। लिगेंड के बाद जो भी संख्या है उसको पहले लिखोगे, उस लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज होता है। अब लिगेंड ही NH3 उदासीन है तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, 0। अब बराबर जो भी लिखा है उसको लिख देंगे, उसके बाद x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, +2। इस +2 को यहाँ कोष्टक में रोमन संख्या में लिख देंगे। ये आपका कंप्लीट क्या हो जाएगा, उप सहसंयोजक परिसर का IUPAC का ये क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक दूसरा और एग्जांपल लेते हैं, इतना नोट कर लीजिए। देखिए एक और एग्जांपल देखिए इसका, जैसे दूसरा वाला एग्जांपल नंबर 2, CrClH2 का होल 5 और यहाँ पर मैंने क्या लिखा, +। अब देखिए वही पुराना फंडा है, सर्वप्रथम लिगेंड का नाम लिखते हैं ABCD के अनुसार। अब बाबू यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको कितने लिगेंड दिखाई दे रहे हैं, 2। कितने लिगेंड दिखाई दे रहे हैं, 2। तो 2 लिगेंड दिखाई दे रहे हैं, तो इसका नाम क्या है, क्लोराइडो C। तो पहला लेटर किससे शुरू होता है, C। क्लोराइडो का पहला लेटर किससे शुरू होता है, C से। और एक्वा का पहला लेटर किससे शुरू होता है, A से। एक्वा का पहला लेटर किससे शुरू होता है, A से। अंग्रेजी वर्णमाला में C पहले आता है कि A पहले आता है, A पहले आता है, तो सबसे पहले A वाले का नाम लिखेंगे, फिर किसका नाम लिखेंगे, C वाले का नाम लिखेंगे, फिर किसका नाम लिखेंगे, C वाले का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए A वाले के नीचे इसका नाम लिखना है, तो इसके नीचे कौन सी संख्या, 5। और 5 के लिए हम आपको क्या बताएं, क्या लिखते हैं, पेंटा। H2 के लिए क्या लिखेंगे, एक्वा। क्या लिखेंगे, एक्वा, पेंटा एक्वा। क्लोरीन के ऊपर माइनस है, हम बताए थे कि जो माइनस वाला होता है उसके ऊपर O लग जाता है, लास्ट में क्या लग जाता है, कौन सा शब्द लग जाता है, O। बोलते समय O आना चाहिए। क्लोराइडो, फ्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, सल्फेटो, इस तरह जो भी माइनस रहेगा ना उसके ऊपर ये लास्ट में आपको बोलते समय O आना चाहिए। तो क्लोरीन को क्या, इसको क्या लिखेंगे, क्लोराइडो। क्या लिखेंगे, क्लोराइडो, आ रहा है ना, लास्ट में O, क्लोराइडो। अब इसका नाम सिंपल लिख देंगे, क्रोमियम। क्रोमियम। और इसके आगे कोष्टक लगाएंगे। हम बताएं कि कोष्टक के ऊपर अगर प्लस या माइनस हो तो कोष्टक के जस्ट बगल में हम क्या लिख देंगे, आयन लिख देंगे। अगर यहाँ कोष्टक के ऊपर कोई चार्ज ना हो तो सिंपल यहाँ कोष्टक लगाकर छोड़ देंगे, आगे कुछ नहीं लिखेंगे। अब इस छोटे कोष्टक में क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन संख्या। तो इसका ऑक्सीडेशन संख्या निकालोगे बाबू, देखो फिर से देखो, यहाँ पर Cr है, यहाँ पर Cl है, H2O 5 और यहाँ पर +2 है। सेंट्रल एटम का निकाल, ठीक है। चलिए इसका ऑक्सीडेशन संख्या निकालना है, इसका निकालना है, तो इसको क्या मानेंगे, x। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या लगेगा, प्लस। क्लोरीन के ऊपर कितना माइनस चार्ज होता है, -1 होता है। हम आपको पीरियोडिक टेबल जो शुरू में लिखवाए थे आप उसको पढ़ो, उसकी बहुत बेस्ट शॉर्ट ट्रिक है, जिसके नीचे जो आवेश लिखे हैं ना वो सारे ग्रुप के ऊपर उतने ही होंगे। फर्स्ट वाले ग्रुप के ऊपर +1 है तो सारे के ऊपर +1 आएंगे। उसी तरीके से हाइड्रोजन वाला सदस्य है, उन सारे के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, -1 आता है। उन सभी के ऊपर कितना आता है, -1 आता है। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखिए, प्लस। और यहाँ देखिए 5,
H2O तो उदासीन है, उदासीन के ऊपर चार्ज कितना आएगा 0 और बराबर के साइड हम बताएं कि जो रहे एसिटिक आपको लिखना है -2 रहे -2 +3 रहे +3 +1 रहे +1 कुछ ना रहे तो बराबर में क्या कर देना है 0 कर देना है। अब ये x ये +-1 ये तो कैंसिल आउट हो गया बराबर में प्लस का 2 है, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो प्लस का 2 ये उधर जाएगा तो प्लस का 1 फाइनली x कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा प्लस का 3 आएगा। कितना आएगा प्लस का 3 आएगा। कितना आएगा प्लस का 3 है। इसी 3 को हमको क्या लिख देना है इसमें रोमन संख्या में लिख देना है। किसमें लिख देना है रोमन संख्या में लिख देना है। ठीक है यहाँ से आप कैलकुलेट करके नीचे नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर देख लीजिएगा x कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 3 आएगा और इसी 3 को हमको क्या लिख देना है यहाँ पर रोमन संख्या में लिख देना है। ठीक ना ये इसको x मानिए क्लोरीन के ऊपर -1 ये 5 H2O के ऊपर 0 होता है और ये बराबर टू से क्या है प्लस का 2 है। ठीक है इसी चीज को यहाँ पर क्या लिख देना है रोमन संख्या में। ये आपका कंप्लीट उप संयोजक परिसर का क्या हो गया IUPAC नाम हो गया। अभी तो बेसिक चीजें बताए हैं, अभी तो इसका प्रैक्टिस करना बाकी है। आप जैसे जैसे इसका प्रैक्टिस कराएंगे आपको IUPAC में आप देखिएगा कि आपका लेवल कहाँ से कहाँ हो गया। तो बहुत बेसिक क्लास से शुरू किए हैं, आप यकीन मानिए आप मेरा फर्स्ट वाला वीडियो देखिए और सेकंड वाला वीडियो देखिए, दोनों को कंटिन्यू के दोनों का नोट्स बनाइए और दोनों को 2 दिन आराम से पढ़िए। उसके बाद जब हम प्रैक्टिस लाएंगे और प्रैक्टिस जब कराएंगे तो आपको इसमें थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा क्योंकि सारी चीजें आप एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है तो इसको हमेशा क्या करिए ध्यान रखिए, दोनों चीज का नोट्स जरूर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।